नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम जो है नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही उपयोगी क्लास है एकेडमिक स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए। नंबर्स का अगर अच्छे से हम कॉन्सेप्ट समझ के रखे हैं तो हमको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या यही है आजकल जो है दोस्तों कि जो नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है वही नहीं स्टूडेंट को मालूम है, तो आप आगे जो है जब आप टफ क्वेश्चन करने लगते हैं तो कॉन्सेप्ट मिस होने लगता है। तो इसलिए जो है हम अब वीडियो के माध्यम से नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो मेरी क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था उसके आगे की क्लास है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने रेशनल नंबर तक जो है डिस्कस किया था। आज जो है उसके आगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स, गणित में कुछ संख्याएं ऐसी हैं दोस्तों जिनका मान हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। अगर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते तो उन्हें हम p बटा q रूप में नहीं लिख सकते, ऐसा कह सकते हैं। गणित में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम p बटा q रूप में नहीं लिख सकते। रीजन क्या है? रीजन मैंने बताया, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उनका एब्सोल्यूट मान, उनका पूर्ण मान हमको प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे √2 1.414, √2 जो है इसकी वैल्यू हम दशमलव के 3 अंक तक लिख देते हैं, बट अगर इसकी हम रूट्स वैल्यू निकालना शुरू करें तो ये हजारों करोड़ों अंकों तक हम निकालते रहेंगे, बट एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी हमको नहीं प्राप्त होगी। तो √2 इज इरेशनल नंबर, मतलब वे संख्याएं जिनका मान हम पूर्ण रूप से प्राप्त न कर सकते हों या जिन्हें हम p बटा q रूप में न लिख सकते हों, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इट मीन्स नंबर दैट कैन बी नॉट राइटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब आप देखिए कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम p बटा q रूप में नहीं लिख सकते। तो √2 इसे हम p बटा q रूप में नहीं लिख सकते। बेसिक एजुकेशन में, एकेडमिक में वहाँ पे पूछा जाता है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। बट यहाँ पर हम आपको एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉम्पिटेटिव क्लास है तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संख्याएं कौन सी अपरिमेय होंगी हम उसको समझ सकते हैं। जिन संख्याओं का मान पूर्णतया ज्ञात नहीं किया जा सकता वही संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ये नियरेस्ट में 1.414, इसका दशमलव के 3 अंकों तक मान होता है। इसी प्रकार से दोस्तों √3 जो है 1.732, ये नियरेस्ट में मान होता है, बट वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ √3। अगर √3 का हम पूरा मान निकालना चाहेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। तो गणित में वे संख्या जिनका मान पूर्णतया ज्ञात नहीं किया जा सकता है उन्हीं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और हम कह सकते हैं दिस नंबर्स कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इन्हें p बटा q रूप में हम नहीं लिख सकते। इसी प्रकार दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाई का मान, क्योंकि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पाया है, बट काम चलाने के लिए हम 22/7 का प्रयोग करते हैं। तो 22/7 इज रेशनल नंबर, यह परिमेय संख्या है। तो ये पाई की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये काम चलाने की वैल्यू है। पाई का मान अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पाया है, इसलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। आपको याद रखना पड़ेगा कि पाई इज नॉट एब्सोल्युटली, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, बट पाई इज नियरेस्ट 22/7, इसके नज़दीक है। तो काम चलाने के लिए पाई का मान हम देते हैं। तो वे संख्या जिनका मान हम पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं कर सकते हैं वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं, आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो है अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, इनके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पे हम कर लेते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा दोस्तों। जैसे आपसे कह दिया गया कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। पहला विकल्प आपको दे दिया पाई, दूसरा आपका 22/7, तीसरा दे दिया 3.14 और चौथा दे दिया दोस्तों सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। उपरोक्त सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। उपरोक्त सभी संख्याएं अपरिमेय
हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना क्या है आपको, अगर हम 22/7 पाई की वैल्यू को समझेंगे तो 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है, बट हमें याद क्या रखना है, 22/7 के नज़दीक पाई है। 22/7 यह परिमेय संख्या है और 3.14 ये भी परिमेय संख्या है। निश्चित अंकों की दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं, पिछली क्लास में हमने बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला कथन गलत है कि उपरोक्त सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो कौन सी संख्या इसमें अपरिमेय हो गई, पाई। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये वाला विकल्प चौथा वाला हम लगा देते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जब हमको सही कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो हम गलती कर देंगे, तो वो गलती ना होने पाए, इसलिए मैंने इसको समझाया। आइए दोस्तों अगले टाइप की संख्या पर डिस्कस करते हैं। पहली क्लास में दोस्तों मैंने नेचुरल नंबर्स के विषय में डिस्कस किया, निगेटिव नंबर्स के विषय में डिस्कस किया, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, और इस क्लास में अभी स्टार्ट किए इरेशनल नंबर। अब आइए दोस्तों रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय ये दोनों संख्याएं मिलाकर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं और सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात इन दो प्रकार की संख्याएं जो हैं, परिमेय और अपरिमेय, इनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आपको याद रखना है दोस्तों, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, मैंने पूर्व की क्लास में बताया है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स धन संख्याएं परिमेय होती हैं। फिर मैंने बताया था निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स ऋण संख्याएं परिमेय होती हैं। फिर मैंने बताया था होल नंबर्स, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं। फिर मैंने बताया था दोस्तों इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों मैंने बताया था जीरो, जीरो परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। और फिर मैंने दोस्तों बताया था आपको जो है कि निश्चित अंकों की दशमलव संख्याएं, निश्चित अंकों की दशमलव संख्याएं जैसे 1.25, 4.75, ये सब परिमेय होती हैं, क्योंकि इन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद मैंने बताया था निश्चित अंकों की दशमलव संख्या 1.44, आवर्ती दशमलव संख्याएं 1.444, इस प्रकार से। माने मतलब यह है कि दशमलव बिंदु के बाद टर्म की अगर रिपीट कर रहे हैं तो ऐसी संख्याएं जो है आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, ये परिमेय होती है। तो दोस्तों ये सब प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, निगेटिव नंबर्स आर रियल नंबर, होल नंबर्स आर रियल नंबर, इंटीजर्स आर रियल नंबर, जीरो इज रियल नंबर, और लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स आर रियल नंबर, रिपीटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो ये सब के सब जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याओं में दोस्तों हमने बताया था पाई, √2, √3, तो इस प्रकार से ये संख्याएं भी परिमेय होती हैं। तो अब ये संख्याएं भी वास्तविक होती हैं। तो अब आपको याद रखना है कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो पाई वास्तविक संख्या है, √2 वास्तविक है, √3 वास्तविक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये काउंटेबल नंबर्स जो हैं, यही नेचुरल नंबर हैं, ये भी परिमेय वास्तविक है। निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इनफाइनाइट, ये भी रियल नंबर है, वास्तविक हैं। होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, ये भी दोस्तों रियल नंबर है। इंटीजर्स में मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ नंबर हैं, 0, ऑल निगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, वो भी आपके जो है रियल नंबर है। और मैंने बताया
लिमिटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स आर रियल नंबर, और मैंने बताया रिपीटिंग टर्म डेसिमल नंबर्स आर रियल नंबर। तो दोस्तों अब आपको याद रखना है कि ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या, अर्थात सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। इसका भी उत्क्रम संभव नहीं है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हो जाएं और सभी अवास्तविक संख्याएं परिमेय हो जाएं, इसलिए क्योंकि सभी वास्तविक संख्या अगर परिमेय हो जाएंगी तो वास्तविक में अपरिमेय भी है, और सभी वास्तविक संख्याओं को अगर हम अपरिमेय कह देंगे तो वास्तविक में परिमेय भी है। तो इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। बट ये आपको याद रखना है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। अब इसका उल्टा संभव नहीं है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हो और सभी अवास्तविक संख्याएं परिमेय हो, क्योंकि ये बड़ा सेट हो गया, इन दोनों को मिलाकर ये सेट बना है, तो ये न तो इसमें अकेले पाया जाएगा न तो इसमें अकेले पाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये बड़ा सेट हो गया और ये दोनों छोटे सेट हैं, ये दोनों इसमें इंक्लूड है बट ये अलग अलग इनमें इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अभी मैंने वास्तविक संख्याओं के विषय में बताया, अब थोड़ा सा हम जीरो की प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी तक हमने डिस्कस किया तो जीरो कहाँ है, तो जीरो के विषय में मैंने बताया कि जो जीरो है ये मैंने बताया कि जीरो ये होल नंबर है, जीरो इज होल नंबर, जीरो इज होल नंबर। फिर मैंने बताया दोस्तों जीरो इंटीजर है, सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। शून्य पूर्ण संख्या है, शून्य पूर्णांक संख्या है। मैंने बताया शून्य जो है वह रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, जीरो इज रेशनल नंबर। मैंने बताया शून्य अभी बताया रियल नंबर है, शून्य रियल नंबर है और वास्तविक संख्या है शून्य। इसके पहले दोस्तों मैंने बताया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ निगेटिव नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं में भी शून्य नहीं है, ऋण संख्याओं के समूह में भी शून्य नहीं है, दोनों जगह नहीं है। तो हम कह सकते हैं शून्य नॉट निगेटिव नंबर और नॉर पॉजिटिव नंबर। शून्य ना तो धन संख्या है और न ही ऋण संख्या है। धन संख्या नहीं है तो धन पूर्णांक भी नहीं है, ऋण संख्या नहीं है तो ऋण पूर्णांक नहीं है, अर्थात ना तो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर में आता है शून्य और न ही ये निगेटिव इंटीजर में आता है। तो अब आपको याद रखना है शून्य न तो धन संख्या है न तो ऋण संख्या है। अब एब्सोल्यूट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, शून्य क्या है, शून्य पूर्ण संख्या है, शून्य पूर्णांक संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है, शून्य वास्तविक संख्या है, शून्य न धन संख्या है न ऋण संख्या। और शून्य को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक। तो दोस्तों शून्य योगात्मक तत्समक है। तो ये शून्य की प्रॉपर्टी के विषय में हमने कुछ डिस्कस किया कि शून्य योगात्मक तत्समक है, शून्य न धन संख्या और न ऋण संख्या है, शून्य वास्तविक संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है, शून्य पूर्णांक संख्या है और शून्य पूर्ण संख्या है। अब दोस्तों बात करते हैं अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं ये क्या है, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, अवास्तविक संख्याएं क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स। दोस्तों करड़ी में सर्ट्स में निगेटिव नंबर्स जो होती है वही अवास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, इस टाइप से अंडर रूट -n। दिस टाइप्स ऑफ नंबर निगेटिव नंबर्स इन सर्ट्स, करड़ी में ऋण संख्याएं, इन्हीं संख्याओं को हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सबसे पहली अवास्तविक संख्या जो है वह अंडर रूट -1 है। अंडर रूट -1 ये अवास्तविक संख्या है। तो करड़ी में जितनी ऋण संख्याएं हम लिखेंगे सब अवास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब आपको दोस्तों याद रखना है कि पहली अवास्तविक संख्या अल्फ़ाबेट के आई से लिखते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा ग्रीक शब्द है,
आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो पहली ऋण संख्या क्या हो गई, √-1। दोस्तों इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाता है। किसी भी संख्या का अगर रूट में है उसको स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे i² का मान -1 हो गया। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि i का मान √-1 होता है, i² का मान -1 हो जाएगा। i को q का मान देना है तो दोस्तों i² × i लिख देंगे। समान बेस पर घात जो होते हैं पावर से ऐड हो जाते हैं। 2 घात यहाँ है, 1 घात यहाँ है, तो दोस्तों ये 3 घात हो गई। i² का मान -1 × i, तो -1 में i का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -i हो जाएगा। तो ये iq का मान हो गया दोस्तों, i² का मान -1, i का मान -1, रूट में -1, i⁴ का मान लिखना है दोस्तों, तो i²। तो i² की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है -1, तो -1 × -1 ये वैल्यू 1 हो गई। तो ये 3 मान अब आपको याद रखने हैं। पहला क्या याद रखना है, i = -1 होता है, i² का मान -1, i = √-1, i² का मान -1, iq का मान दोस्तों -i होता है और i⁴ का मान 1 होता है। किसी भी अवास्तविक संख्या को i के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट एनी इमेजिनरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ i। कैसे कर सकते हैं हम आपको समझा रहे हैं। जैसे दोस्तों √-2 है तो इसको √2 × √-1 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए √a × -√b √ -ab। ये जो है फैक्ट है जिसके आधार पर इसको हमने लिखा है। तो ये दोस्तों हो गया √2i। इसी प्रकार √-3 है, इसको √3i लिख सकते हैं क्योंकि -3 और -1 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। √3 और √-1 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, तो √3i हो गया। इसी प्रकार दोस्तों -√4 है अगर, तो इसको लिख सकते हैं 4 × -1, तो ये हो जाएगा 2i। तो इस प्रकार से किसी भी निगेटिव नंबर्स को किसी भी इमेजिनरी नंबर्स को हम i के फॉर्म में लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो ये हमने जो है इमेजिनरी नंबर्स की प्रॉपर्टी हमने बताया दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये दोस्तों 2 प्रकार की संख्याओं को मिलाकर बनाई जाती है। इनका फॉर्म जो होता है a + ib या दोस्तों a - ib फॉर्म होता है। a ये रियल पार्ट होता है और ib इमेजिनरी पार्ट होता है। a रियल पार्ट होता है और ib इमेजिनरी पार्ट होता है। ये वास्तविक भाग होता है और i के साथ लगा हुआ भाग अवास्तविक होता है। ये वास्तविक हुआ, ib अवास्तविक। जैसे दोस्तों हमने कहीं लिख दिया 2, तो 2 यह वास्तविक संख्या है क्योंकि परिमेय संख्या, धन संख्या परिमेय होती है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। और हमने 3i लिख दिया, तो i के साथ लगी हुई संख्या जो होगी वह जो है अवास्तविक संख्या हो गई, इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये रियल पार्ट हो गया। तो दोनों को मिला के अगर लिखेंगे दोस्तों तो इसे हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी प्रकार हमने लिख दिया 3 - i, तो दोस्तों 3 जो है ये रियल नंबर है क्योंकि नेचुरल नंबर रियल नंबर होती है। तो i जो है ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो दोनों को हमने a - ib रूप में रिप्रेजेंट किया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दोस्तों जैसे हमने लिख दिया 0 + i, तो 0 + i इंपॉर्टेंट है। 0 + i यह जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए है क्योंकि 0 रियल नंबर है, रेशनल नंबर है 0, तो 0 इज रियल नंबर, और रियल नंबर के साथ ये हमने जो है इमेजिनरी नंबर जोड़ दिया, ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो दोनों को मिला दिए तो दोस्तों सम्मिश्र संख्या हो गई।
इसी प्रकार हम पाई माइनस प्लस आई लिख दें दोस्तों, तो पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती पूर्व मैंने बताया है। तो ये आपका वास्तविक भाग हो गया और ये अवास्तविक पाई प्लस आई ये समृद्ध संख्या हो गया। इसी प्रकार दोस्तों पाई माइनस 2i अगर हमने कहीं लिख दिया तो यह भी समृद्ध संख्या है। तो इस प्रकार से समृद्ध संख्या जो होती है दो भागों से मिलकर बनी होती है। इनका प्रथम भाग जो होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है, दूसरा भाग अवास्तविक होता है। तो अब आपको स्पष्ट ये आइडिया हो गया कि समृद्ध संख्याएं जो होती हैं ये दो भागों से मिलकर बनी होती हैं। इनका प्रथम भाग वास्तविक और द्वितीय भाग इनका अवास्तविक होता है। अब दोस्तों समृद्ध संख्या के बाद हम बात करते हैं सम संख्याओं की, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, जनरली हम गलत कर देते हैं। इवन नंबर्स में कहते हैं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों एकदम फैक्ट डिफिनीशन आप याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो डिफिनीशन दी जाती है, कॉम्पिटिटिव बुक्स में जो डिफिनीशन है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। मतलब हमें सम संख्याओं इवन नंबर्स को सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेना है। वे प्राकृतिक संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का सेट ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। तो इन प्राकृतिक संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्याएं दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हीं को सम संख्याएं कहते हैं। तो वो संख्याएं कौन है दोस्तों? 2 4 6 8 10 इस टाइप से ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो सम संख्याओं के समूह में 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से अनंत तक की संख्याएं आती हैं। तो सम संख्याएं क्या हो गई? क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो संख्याएं दो से पूर्णतया विभक्त हो जाती है वही सम संख्याएं कहलाती हैं। गलत आप नहीं करेंगे क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही इवन नंबर्स को लेना है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो संख्याएं दो से पूर्णतया विभक्त हो जाती है वही सम संख्याएं कहलाती हैं। अब सम संख्या के बाद दोस्तों विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। अब आपको याद रखना है कि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो संख्याएं दो से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो संख्याएं दो से पूर्णतया विभक्त नहीं होती वही विषम संख्याएं हैं। तो आप देखिए 1 3 5 7 9 इस टाइप से दोस्तों अप टू इनफाइनाइट। तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो गया दोस्तों, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो गया। अब आपको याद रखना है कि इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर एंड आल्सो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो ये दो टाइप्स के नंबर हमने बताया दोस्तों। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या हैं? इन संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में और यूपी टेट में आपने देखा होगा ये पूछा गया है कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से, अर्थात इनका पहला गुणनखंड स्वयं हो गया, स्वयं वही संख्या हो गई, माने इटसेल्फ ये डिवाइड हो जाती हैं, स्वयं से विभाजित हो जाती हैं। और एक से, अभाज्य संख्याएं स्वयं और एक से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होती हैं इन्हीं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आपको याद रखना है अभाज्य संख्याओं के समूह में सेट में कौन संख्या आती है? 2 3 5 7 11 13
17, इस टाइप से दोस्तों अगर 2 डिजिट तक लिख देते हैं तो 97 तक, और भी अभाज्य संख्याएं हैं, अनंत तक हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 के 2 गुणनखंड होंगे, 2 और 1। इसी प्रकार 3 के 2 गुणनखंड होंगे, 3 और 1, मतलब 2 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 3 3 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 5 5 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 7 7 से भी कटेगा, 1 से कटेगा। इसका मतलब ये डिवाइड होंगी स्वयं से और 1 से, 1 से और स्वयं से, 1 से और इटसेल्फ ये डिवाइड होती है। ऐसी संख्याओं को हम जो है प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। सब प्रतियोगी परीक्षा में टेट के एग्जाम में पूछा गया है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अब आपको याद रखना है 2 जो है यह सम संख्या भी है, और दोस्तों यही सम संख्या है और यही अभाज्य संख्या भी है, ये अभाज्य संख्या है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में टेट में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है, तो 2 यह सम अभाज्य संख्या है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अब आपको याद रखना है 2 सम अभाज्य संख्या है। अब 2 के विषय में आप क्लियर कर लीजिए, प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 सम अभाज्य संख्या है। अब आपको इसको याद रखना है। दोस्तों अभाज्य संख्याओं कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद जो डिविजिबल नंबर्स होते हैं, भाज्य संख्याएं जो होती हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं, इन पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याएं, इनके 3 गुणनखंड होते हैं कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। अधिक से अधिक तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, तो अभाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, अर्थात 2 से ज्यादा, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। सॉरी, भाज्य संख्याओं के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। अधिक से अधिक चाहे जितने हो जाएं, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा। तो भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में 3 गुणनखंड होते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, याद रखना है आपको, प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 का गुणनखंड हम करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 1, तो 4 के 3 गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार दोस्तों 6 है, तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे, 6 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा। तो 6 के 3 गुणनखंड हो गए, तो ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों 8 है, 8 का 8 भी गुणनखंड होगा और 4 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाज्य संख्या जो होती है इनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। यह फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या याद रखना है कि भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आपको हम कुछ बता रहे हैं जिसको आप याद रखेंगे। पहला, कथन के आधार पर सत्य और असत्य कथन के आधार पर क्वेश्चन बनाया जाता है, जो उसमें हमने पूर्व में डिस्कस किया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वह पूर्ण संख्याएं हैं, सभी ऋण संख्याएं जो हैं वह पूर्णांक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं, शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है। दोस्तों मैंने बताया पूर्व में, सभी धन संख्याएं परिमेय संख्याएं, सभी ऋण संख्याएं परिमेय संख्याएं, शून्य परिमेय संख्या है। इसके बाद मैंने बताया सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, निश्चित अंकों की दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं, आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों ये जो है आपको फैक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ क्वेश्चन बनाता है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, लेकिन इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। मैंने बताया था कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हो जाएं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हो जाएं, या सभी पूर्णांक संख्याएं धन संख्याएं हो जाएं, या हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं धन संख्याएं हो जाएं। तो इस प्रकार से जो है इसका व्युत्क्रम कथन जो है सत्य नहीं है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये फैक्ट हमने बताया। अगली क्लास में हम आएंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।